हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम कार्डियोवास्कुलर के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर पे बात कर रहे हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर पे हमने लास्ट 2 क्लास डिस्कस कर ली है। इसका कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया है, जिसको हम आज थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर की क्लास है, जिसका थर्ड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। जैसे आपको पता होगा, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप और पैथोफिजियोलॉजी हमने लास्ट दोनों क्लासों में पढ़ ली है। अब जो रिमेनिंग इसका पोर्शन रह गया वो साइन सिम्टम है, डायग्नोस है और इसका मैनेजमेंट है। तो ये सब हम आज को कंप्लीट करते हैं। बात करेंगे साइन सिम्टम की कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर रखकर होंगे। तो फर्स्ट वन है फटीग। पेशेंट को फटीग होएगा, पेशेंट अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग है पेशेंट की वो शॉर्ट हो जाएगी। मतलब कि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी बॉडी के अंदर, तो कंपनसेशन की वजह से जो लंग्स है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्रीथिंग है वो टैकीकार्डिया में चली जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी रेट सॉरी। तो उस वजह से क्या है कि ब्रीथिंग है वो शॉर्टनेस हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। नेक्टर्नल डिस्निया, नेक्टर्नल डिस्निया का मतलब है कि स्लीपिंग टाइम है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्लीपिंग टाइम में जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक तरह का साइन सिम्टम होता है। नेक्स्ट वन है ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया का मतलब है कि जब पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे सो के बैठा है, बैठ के खड़ा हो रहा है, खड़ा होके वो चल रहा है, चल के वो दौड़ रहा है, मतलब अपनी पोजीशन है वो पोस्चर है वो चेंज कर रहा है। उस कंडीशन में अगर रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो उसको हम ऑर्थोपेनिया बोलेंगे। तो ये भी एक इसका साइन है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो कि जैसे राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड है वो पल्मोनरी के अंदर चला गया और आगे वो फिल्टर होके आगे लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पा रहा है, लेफ्ट एट्रियम उसको नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, या हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पल्मोनरी के अंदर ब्लड है वो रिटेन रह जाएगा और पल्मोनरी के अंदर एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट वन है विजिंग साउंड ऑफ ब्रीथिंग। जब ब्रीथिंग लेंगे तो विजिंग साउंड अक्कर होगा, मतलब जब सांस लेगा तो सांस के साथ है वो ब्रीथिंग साउंड, विजिंग साउंड, सीटी जैसा आवाज है वो आएगा। नेक्स्ट वन है ड्राई कफ। पेशेंट को ड्राई कफ रहेगी। ये जो रेस्पिरेटरी जो सिम्टम अक्कर हो रहे हैं ये हार्ट के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने की वजह से हो रहे हैं। होने का कारण क्या है कि पल्मोनरी के अंदर एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी के थ्रू प्रॉपर ब्लड है वो जा नहीं पा रहा है, अगर जा पा रहा है तो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये रेस्पिरेटरी सिम्टम है वो पेशेंट के अंदर अक्कर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है पेल एंड ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन। पेल और ब्लूइश डिस्कलरेशन, जब प्रॉपर बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी बॉडी को नहीं मिलेगी, सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या है कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट वन है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होगा कि पेशेंट को खुद की हार्ट रेट है वो खुद ही सुनाई देने लग जाती है, मतलब जैसे हार्ट की हार्ट बीट है वो सुनाई देने लग जाएगी, तेज हो जाएगी। हाइपरटेंशन, पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन है वो भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक सिम्टम है। वीकनेस, पेशेंट को कमजोरी आ जाएगी। इंसोम्निया, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही इसका मतलब मे भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेस नहीं होगा, वो अपने आप को एक जगह स्टेबल नहीं कर पाएगा। अगर सो रहा है तो वो अपनी करवटें बदलता रहेगा, अगर सो रहा है तो वो सोकर बैठ जाएगा, अगर बैठा है तो वो इधर उधर देखेगा, या एक जगह पे अपने आप को वो स्टे नहीं करा पाएगा। नेक्स्ट वन है स्लो वेट गेन। जो उसका वेट है, बॉडी का वेट है वो धीरे धीरे गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो रिटेंशन हो रहा है फ्लूइड का, बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड बढ़ रहा है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। तो जब बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट्स को वेट गेन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है असाइटस। असाइटस हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड कॉम्बुलेशन हो जाता है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड है वो कॉम्बुलेट हो जाता है, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो रिटेन रहेगा बॉडी में, फिल्टर होके एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, वो पेरिटोनियम कैविटी में जा सकता है और वहां पर एब्डोमेन के अंदर इन्लार्जमेंट कर सकता है। एब्डोमेन कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, फ्री इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे असाइटस। असाइटस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन है डल एब्डोमिनल पेन।
अगर ये कंडीशन हो रही है तो उसको डल एब्डोमिनल पेन होना लाजमी है। मतलब डल एब्डोमिनल पेन अगर पेशेंट को हो रहा है तो हो सकता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की या हार्ट की कोई अबनॉर्मलिटी पेशेंट को है। नेक्स्ट हमने लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, जो लिवर और स्प्लीन है उनका इनलार्जमेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है फिल्टर होके, तो उसकी वजह से जो स्प्लीन है और जो लिवर है इनके अंदर इनलार्जमेंट है वो हो सकती है। इरिटेबिलिटी हमने पीछे भी बात की कि पेशेंट को इरिटेबिलिटी है वो रहेगी, क्योंकि पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा पाएगा। तो ये इसके साइन सिम्टम थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसके हम डायग्नोज है वो क्या क्या करवाएंगे। अगर पेशेंट हमारे पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर का आता है तो उसके हम क्या क्या डायग्नोसिस है वो करवाते हैं। तो डायग्नोज के अंदर हम बात करें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, जो भी हमने साइन सिम्टम पढ़े हैं या जो भी हमने कोजेस पढ़े हैं उनके रिगार्डिंग हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से साइन अक्कर हो रहे हैं वो हम उसके बारे में उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हम करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम करवाएंगे, एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस का हम एनालिसिस करेंगे कि आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो गैसेज है वो कौन कौन सी है या ऑक्सीजन है उसका लेवल कितना है, कोई नाइट्रोजन गैस है या कोई यूरिया कोई टॉक्सिन तो प्रेजेंट नहीं है, उसको देखने के लिए हम एबीजी टेस्ट करवाते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, पीछे हमने पढ़ा था साइंस सिम्टम में कि लिवर का इनलार्जमेंट हो रहा है, तो लिवर का इनलार्जमेंट हो रहा है तो उसकी जो फंक्शन है वो कितने इफेक्ट हुए हैं, तो लिवर है वो फंक्शन किस तरह से कर रहा है, उसके लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद कार्डियक एंजाइम टेस्ट, कार्डियक एंजाइम टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि जो सीके होता है, क्रिएटिनिन जो होता है, मायोग्लोबिन जो होता है, वो टेस्ट हम करवा के देखेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पीछे की कंडीशन में हमने किया हुआ है कार्डियक एंजाइम टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन है ईसीजी, जो हार्ट की जो ईसीजी है वो हम करवाएंगे ताकि हमें पता लगे कि हार्ट के अंदर इम्पल्स है वो किस तरह से पास आउट हो रही है। इको, नेक्स्ट वन इको भी हम करवा सकते हैं। इको से हमें हार्ट की जो शेप है, हार्ट के जो चैम्बर है उनके बारे में पता लगेगा कि हार्ट की शेप है, हाइपरमेगाली तो नहीं हो रहा, हाइपरट्रोफी तो नहीं हो रही, उसका हमें इको से पता लगेगा, और इंपल्स से हमें ईसीजी से पता लगेगा। नेक्स्ट वन है एक्सरे, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये क्या है? इमेजनरी टेस्ट होता है जो कि हम तीनों परफॉर्म करते हैं। प्रायोरिटी हम एक्सरे को देते हैं, उसके बाद हम सीटी को प्रायोरिटी देते हैं और एमआरआई को उसके बाद में प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हम इमेजनरी टेस्ट है वो हम करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट मैंने आपको बता रखा है कि पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करने के लिए बोला जाता है, उसके बाद उसका जो भी हार्ट रेट जो होती है उसको मेजर किया जाता है, मतलब कि जो उसने वर्कआउट किया है उसका उसके हार्ट के ऊपर कितना लोड वर्कलोड पड़ा है उसको चेक करने के लिए हम कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट वन है सीवीपी, सीवीपी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो कि नॉर्मली होता है 0 to 8 सेंटीमीटर H2O, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट वन क्या है? सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर हम मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो असेसमेंट है डायग्नोसिस उसके अंदर क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम, हम जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो चेक करते हैं कि पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम है वो पर बीट स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी है। मोस्टली 75 ml पर बीट्स होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट में एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी हम कराएंगे, ठीक है, जिससे हमें जो हार्ट की जो वेसल्स है उनके बारे में उनकी स्टडी करेंगे, उनके बारे में उनकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में हमें पता लगेगा। उसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं? फीमोरल या ब्रोंकियल के थ्रू हम एक कैथेटर हार्ट के अंदर इंड्यूस करते हैं, उसके आगे एक कैमरा लगा होता है जिसके थ्रू हम हार्ट का इंटरनल विजुअलाइजेशन करते हैं और जो भी एब्नॉर्मलिटी होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करें मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देंगे? पेशेंट को ऐसे इनहिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स है वो देंगे, जैसे एनालोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, ये ड्रग्स हम पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स। तो पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर जैसे मेटोप्रोलोल हो गया, पीछे भी मैंने बताया था ड्रग्स उसकी कौन कौन सी है, तो ये हम देंगे। डाययूरेटिक्स,
बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, रिटेन रह रहा है, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स में क्या आएगा, बुमेटानाइड ड्रग्स होगी और फुसेमाइड ड्रग्स है वो पेशेंट को देंगे, जिससे पेशेंट को वॉशरूम ज़्यादा आएगा और वो फ्लूइड है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। डाइजॉक्सिन, नेक्स्ट ड्रग है डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन क्या करती है, हार्ट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर देती है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है, तो इसलिए हम उसको डाइजॉक्सिन दे देते हैं। नेक्स्ट वन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हम उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि हार्ट है वो वर्कलोड उसके ऊपर ना बढ़े। नेक्स्ट वन है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मतलब वेसल्स को डायलेट करने के लिए ताकि प्रेशर ना बढ़े, हाइपरटेंशन ना हो। एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग्स होती है वो पेशेंट को हम वैसोडाइलेटर के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये मोस्टली 4-5 चीज़ें हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर देते हैं। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक जो मैनेजमेंट है, जैसे एंजाइटी हो रही है, वीकनेस हो रही है, इंजेक्शन हो रहा है या उसको वीकनेस फील हो रही है, तो उस कंडीशन में हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर ड्रग्स हम दे देंगे, इन्फ्लामेशन हो रही है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स उसको हम दे सकते हैं, एंजाइटी हो रही है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स को हम दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक इसके अलावा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी हम करेंगे। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी हम करेंगे। इसके अंदर क्या है कि लोकल यहाँ पर अगर कोरोनरी आर्टरी मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, जिससे हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, इनसफिशिएंट पंपिंग कर रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, एंजियोग्राफी से हम देखेंगे अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस लोकल ऑब्स्ट्रक्शन को हम वहाँ से रिमूव करके वहाँ पे प्लास्टी कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट वन है सीएबीजी। सीएबीजी का हमने पढ़ा था बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, मतलब अगर कोरोनरी आर्टरी या उसकी कोई ब्रांच है उसके अंदर नेक्रोसिस हो गया है या वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है या उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में हम बॉडी के एल्स पार्ट से हम क्या करते हैं, वेसल्स निकालते हैं और कोरोनरी आर्टरी की जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिससे वो प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई करना स्टार्ट कर देती है और हार्ट है वो नॉर्मल पंपिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर ये क्या होता है कि जो हार्ट में इंपल्स पास आउट करवाता है, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है, जिससे हार्ट है वो एक्टिव होता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो जो आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है वो हम पेशेंट के अंदर इंड्यूस करवा सकते हैं, जिससे क्या है वो हार्ट को करंट पास करेगा और जिससे हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स है वो होता रहेगा, जिसको हम आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर उसको बोलते हैं, शॉर्ट में आईसीडीज को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हम पेशेंट के हार्ट का है वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने बात की थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि जैसे हमने मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा, उसी प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए आपको मैं नर्सिंग जो डायग्नोसिस होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस है वो आपको लिखा रहा हूँ। इन नर्सिंग डायग्नोसिस को आप इनका जो गोल बनाकर इनको इंटरवेंशन है वो कर सकते हो। तो फर्स्ट जो डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन होने की जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, क्यों हो गया है, ड्यू टू इम्पेयर हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से प्रॉपर है वो कार्डियक आउटपुट है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम जो ग्लाइकोसाइड जो एजेंट होते हैं वो पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि पेशेंट्स की जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल हो जाए। और जैसे डाइजॉक्सिन हमने पीछे पढ़ा,
या जो डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर जो हमने पढ़ा वो हम इम्प्लांट करेंगे, पेशमेकर इम्प्लांट करेंगे ताकि हार्ट है वो प्रॉपर इम्पल्स को ले पाए और पंप कर पाए ब्लड को प्रॉपरली। नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव, बॉडी में मतलब ओवरलोड हो रहा है फ्लूइड का, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब बॉडी में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड क्या है बॉडी में रिटेन रह जाएगा, जैसे कि पेरिफेरल पार्ट से ब्लड है वो हार्ट के अंदर नहीं आएगा और हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, तो वो पंप क्या है फिल्टर होने के लिए किडनी के पास भी नहीं जा पाएगा, और किडनी के पास नहीं जाएगा तो वो फिल्टर भी कम करेगी। उस कंडीशन में वो बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती है, जो यूरिन का जो एक्सपल्शन है एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज कर देती है, डायूरेटिक्स ड्रग जो आज हमने पढ़ी है वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वन है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। पेशेंट का जो टिश्यू परफ्यूजन है वो इनफेक्टिव हो जाएगा रिलेटेड टू डिक्रीज और कार्डियक आउटपुट, मतलब टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इस वजह से उनका परफ्यूजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट कम है, हार्ट का वो पंप नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो सेमी फॉलोअर पोजीशन उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब आधा उसको मतलब उसको सिटिंग पोजीशन में हम उसको लेके आते हैं ताकि कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो, ब्लड है वो ज़्यादा सप्लाई हो और परफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। पेशेंट की इस कंडीशन की वजह से एक्टिविटी का इंटॉलरेंस हो जाएगा रिलेटेड टू इम्बैलेंस O2 सप्लाई। पेशेंट को जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी बॉडी में तो क्या है उसके अंदर लेथार्जी वीकनेस है वो क्रिएट हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिविटी के अंदर इंटॉलरेंस आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट को O2 सप्लाई देगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, उसका एयरवे क्लियर करेगी, जिससे उसके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट वन एक्यूट पेन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट O2 सप्लाई। पेशेंट को एक्यूट पेन होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो रही, उस वजह से उसको पेन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम सेम उसको O2 थेरेपी देंगे जिससे पेशेंट का पेन है वो कम हो सकता है। पेशेंट को हम एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, मॉर्फिन ड्रग्स वो यहाँ पे हम दे सकते हैं ताकि जो दर्द है वो ना हो। तो ये हमने कंप्लीट किया है आज, पिछले 3 दिनों से चल रहा टॉपिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाना और अच्छे से इसको स्टडी करना। थैंक यू।